नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमें ऋषिपाल शर्मा और आप पढ़ रहे हैं हिंदी की इस श्रृंखला में लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड की परिभाषा पढ़ी थी और आज इसी क्रम में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ड की सैद्धांतिक परिभाषा। तो आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा वर्ड की सैद्धांतिक परिभाषा। वर्ड की सैद्धांतिक सैद्धांतिक वर्ड की सैद्धांतिक परिभाषा, ये हमारी हेडिंग रहेगी आज। वर्ड की सैद्धांतिक परिभाषा। तो वर्ड की जो सैद्धांतिक परिभाषा है उसमें ये कह रहा है कि स्वर एवं, समझो, स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये सैद्धांतिक परिभाषा की बात हो रही है कि स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये जो आ है और ये आ है, ऐसे ये का है और चा है। तो इसमें कह रहा है स्वर, तो ये स्वर रहित व्यंजन। अभी ये स्वर सहित व्यंजन है क्योंकि इसको हम इस तरीका से लिखेंगे तब ये स्वर रहित होगा, इस तरीका से। अब ये स्वर रहित हुआ तो ये जो चीज आई निकल गई, ये का हलंत और चा हलंत। तो ये अब ये जो बने हैं ये स्वर रहित बने हैं। तो कह रहा है स्वर एवं स्वर रहित जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अब ये जो का और चा है, तो इसमें ये जो का है ये आपका वर्ण तो है, ये जो का है ये वर्ण तो है लेकिन अक्षर नहीं है। वर्ण तो है लेकिन अक्षर नहीं है। समझो, ये जो का और चा है तो इसमें ये कह रहा है कि स्वर एवं स्वर रहित जो व्यंजन है वो वर्ण कहलाते हैं। तो ये जो का है और ये जो चा है ये दोनों वर्ण तो हैं लेकिन अक्षर नहीं है। ये क्या, वर्ण तो हैं लेकिन अक्षर नहीं है। अब आगे अगर हम बात करें तो बात करेंगे अक्षर की। इनका ये क्रम रहता है ध्वनि वर्ण अक्षर शब्द पद वाक्य भाषा। ध्वनि वर्ण अक्षर शब्द पद वाक्य भाषा। तो हमने ध्वनि पढ़ ली, वर्ण पढ़ लिया और अक्षर अब हम पढ़ेंगे। ये हमने वर्ण की सैद्धांतिक परिभाषा पढ़ी है। तो ये चीज हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अक्षर। तो अक्षर समझते हैं क्या होता है। अक्षर तो आ माने होता है नहीं, और ये जो क्षर है इसका अर्थ होता है विनाश। तो अर्थात हम कह सकते हैं जिसका कभी विनाश ना हो, कह रहा आ माने नहीं, क्षर माने विनाश, अर्थात जिसका कभी विनाश ना हो वो क्या है? अक्षर। अच्छा, अक्षर का जो पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची, तो वो होता है ब्रह्म। अक्षर का अगर वो पर्यायवाची पूछ ले तो वो हो जाता है ब्रह्म। अक्षर की अगर सैद्धांतिक परिभाषा पूछ ले तो वो समझो अक्षर की सैद्धांतिक परिभाषा। तो अक्षर की जो सैद्धांतिक परिभाषा है वो समझो कह रहा है स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन, स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। समझो, कह रहा है स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन। तो ये स्वर हमारे हैं आ और बड़ा, और ये कह रहा है जो व्यंजन तो का ले लो और चा ले लो। तो इसमें ये कह रहा है स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन, तो ये स्वर सहित व्यंजन है। लेकिन ये
होने के बावजूद ये वर्ण तो है, ये वर्ण तो है, लेकिन ये अक्षर नहीं है। ये वर्ण तो है, लेकिन ये अक्षर नहीं है। तो इस तरीका से ये हमारी स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन युगे अक्षर कहलाते हैं। ये हो गई। अब आगे देखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अक्षर में जो सैद्धांतिक परिभाषा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वर वर्ण अक्षर दोनों होते हैं। इस तरीका से जो हमने अभी बात की। तो अब हम जो बात करें वो करेंगे शब्द की। तो देखो ये शब्द क्या चीज होती वो समझो। कह रहे हैं वर्णों या अक्षरों। अब यहाँ पर ये वर्णों या अक्षरों हमने ये बात क्यों कही? हम सिर्फ यहाँ पे वर्णों ही कह सकते थे या अक्षरों ही कह सकते थे, क्योंकि जो वर्ण हैं वो क्योंकि जो अभी हमने बात की है कि स्वर जो है वो वर्ण और अक्षर दोनों है, तो उसी के आधार पर ये हम कह रहे हैं वर्णों एवं अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह शब्द है। इसे जरा समझो। कह रहे हैं जो शब्द की परिभाषा है, कह रहे हैं इस वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित जो समूह है वो क्या है? शब्द है। तो देखो ये जैसे मैं ये लिख दूं ऋषिपाल, मैंने ये ऋषिपाल लिख दिया, तो इसमें वर्णों हैं और अक्षर भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पर स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो क्या कह सकते हैं, जैसे इसमें छोटी ई की जो पाई है या छोटी ई है, तो इसके लिए हम अगर एक दृष्टि से देखें तो यहाँ पे स्वर का समावेश हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वर नहीं है। ऐसे ही जैसे हम लिखें ईश्वर, तो ईश्वर में जो ई है ये स्वर है और बाकी ये सब व्यंजन है। तो ये जो ईश्वर है, ये ईश्वर जो पूरा शब्द बना, ये पूरा शब्द स्वर और व्यंजन दोनों का समावेशन है। तो हम ये कह सकते हैं स्वरों या हम कह सकते हैं वर्णों या अक्षरों का जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह है वो क्या है? वो शब्द है। आगे देखो, हम अगर बात करें सार्थकता के आधार पर, सार्थकता के आधार पर, तो भाषा की लघुतम, भाषा की लघुतम इकाई क्या है? शब्द है। सार्थकता के आधार पर अगर हम बात करें तो भाषा की जो लघुतम इकाई है वो क्या है? शब्द है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शब्द जो होता है अपूर्ण, सार्थक होता है। शब्द जो होता है वो अपूर्ण और सार्थक होता है। इस चीज को जरा समझो। जैसे मैं कमल लिख दूं यहां पर, तो ये जो कमल है, ये कमल हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस बात को हम तब तक इसके लिए हम नहीं कह सकते कि ये जब तक क्लियर ना हो जाए कि ये है क्या। तो ये अपूर्ण है। अभी क्या है? ये अपूर्ण है, लेकिन सार्थक तो है, निरर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि कमल लड़का भी हो सकता है, कमल किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, और कमल कोई फूल भी हो सकता है। कमल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने, तो ये अभी अपूर्ण है क्योंकि ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कमल लड़का है या कमल स्थान है या कमल कोई फूल है। तो ये अभी अपूर्ण है, लेकिन है तो सार्थक, निरर्थक नहीं है। तो शब्द अपूर्ण और सार्थक होता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं कमल लड़का है,
कमल लड़का है, तब ये यहाँ पर हो जाता कि शब्द पूर्ण और सार्थक होता है। लेकिन ये जब लड़का यहाँ से जुड़ा, लड़का है इतनी चीज, तब इसने ये चीज क्लियर कर दी एकदम कि कमल लड़का है। और वैसे अगर हम इस चीज को यहाँ से देखें तो अब कोई बता सकता है ये कमल लड़का है या कमल लड़की है या कमल स्थान का नाम है या कमल पुस्तक का नाम है या कमल खुद फूल है, क्या है ये? तो इस तरीका से ये अपूर्ण तो है लेकिन सार्थक है, तो ये चीज यहाँ पर हो जाएगी। अब आगे हम बात करें तो वो हो जाएगा पद। पद क्या होता है? अभी देखो क्रम क्रम चल रहा है, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर शब्द। अब क्या होता है, अब पद की बात कर रहे हैं। पद माने होता है पैर। तो वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसे शब्द कहा जाता है, कहा जाता है का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्यों में प्रयोग करते ही पद बन जाता है। समझो, वहां पर जो अक्षर जो या वर्ण जो जुड़ रहे थे तो क्या बन रहा था, शब्द बन रहा था। अब यहाँ पर वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसे शब्द कहा जाता है का वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्यों में प्रयोग करते ही वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे अभी लिख दें कृष्ण, हम लिख दें यहाँ पर कंस, हम यहाँ पे लिख दें मरा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं वाक्य तो है लेकिन ये कोई क्रमबद्ध नहीं है। मारा करो यहाँ पे। तो जैसे ही हम इसके लिए वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा कृष्ण ने कंस को मारा। अब ये जो चीज है ये इसमें क्लियर हो गई कि कृष्ण ने कंस को मारा। ऐसे ये फिर वही दिक्कत आ रही कि कृष्ण क्या है, काला रंग है या कोई व्यक्ति का नाम है या कोई स्थान का नाम है। ऐसे ये कंस ये क्या चीज है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यही दिक्कत आ रही है। तो जैसे ही हमने इसे वाक्य में प्रयोग किया, कृष्ण ने कंस को मारा, अब ये क्लियर हो गया। तो कह रहा वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जिसे शब्द कहा जाता है। ये भी शब्द है कंस, सॉरी कृष्ण, कंस भी शब्द, मारा भी शब्द, लेकिन वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्यों में प्रयोग होते ही वो पद बन जाता है। अब ये पद बन गया पूरा, वाक्य में प्रयोग होते ही ये पद बन गया। तो ये पद की परिभाषा हो गई। अब हम वाक्य की अगर बात करें, वाक्य की परिभाषा समझ लो। तो कह रहे हैं वाक्य, वाक्य की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है या वाक्य है। लेकिन ये पूर्ण अभिलाषित यानी कि अभीष्ट इसे कह सकते हैं या इच्छा कह सकते हैं, अर्थ को प्रकट करने वाली इकाई है।
करने वाली इकाई कह रहा है पदों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वाक्य है पूर्ण अभिलाषित यानी कि अभीष्ट इच्छा हम कह सकते हैं अर्थ को प्रकट करने वाला। तो ये चीज वाक्य हो जाती है। अब यहाँ पर समझते हैं पूर्ण अभिलाषित अभीष्ट इच्छा सॉरी अभीष्ट या इच्छा पूर्ण अभिलाषित वाक्य जो है वो जो हमारे दिमाग में एकदम आता है वो हम उसके लिए पूरा कह दें। जैसे कि राम तुम स्कूल जाओ तो ये वाक्य हो गया पूरा। तो इसके लिए पूर्ण हमारे लिए पूर्ण अभिलाषित इच्छा जो प्रकट की वो ये कह रहा है कि पूर्ण अभिलाषित अभीष्ट इच्छा जो तुरंत इच्छा है उसको अर्थ को प्रकट करने वाली जो इकाई है वो क्या है वाक्य है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद।